10 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी। आज कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर देंगे। सो एक्सरसाइज के अब हम पहले 4 सीधे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब एक सेकंड को छोड़कर ये बाकी के 3 जो है ये 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो इन्होंने ये MCQs करके पूछा है, तो डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसका, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा हो सके। ओके, आपको हर एक सम रीड करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको फास्ट रीड करना है और रीडिंग करके सोचना भी है कि कैसे क्या शुरुआत रह सकती है। सो जस्ट गिव अ ट्राई। अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts, and now these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, जब उन 5 parts को parallel में connect करेंगे उसके total resistance को इन्होंने R dash कहा है, then what will be the ratio of R upon R dash? So let's discuss. So imagine this as a wire whose resistance is R. Now it is to be cut into 5 equal parts. It is to be cut into 5 equal parts. तो कैसे करेंगे आगे? So suppose करो ये 5 equal parts है। अगर आपने इन 5 equal parts में कट किया, मतलब आपने लेंथ को 5 equal parts में डिवाइड किया। And what is resistance proportional to or directly proportional to length? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R था, और अगर लेंथ वाइज इसके 5 इक्वल टुकड़े किए तो रेजिस्टेंस के भी 5 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। एंड देन ईच ऑफ दिस वायर विल हैव रेजिस्टेंस R/5। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये न्यूमेरिकल करके आया तो इसमें आपको यही शुरुआत लिखनी है, दैट मैं वैसे ही सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, दैट सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर विल बी R/5। क्यों? वापस एक बार देखो, ये पूरी वायर के हमने लेंथ वाइज 5 इक्वल पार्ट्स किए, एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होने की वजह से अगर मान लो इस पूरे वायर की लेंथ 10 है और आपने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप डिवाइड बाय 5 करके ही पता लगाते हो कि हर एक की लेंथ कितनी होगी, 2। तो यानी लेंथ इक्वली डिवाइडेड हो गया, तो L/5 हो गया हर एक की लेंथ। तो उसी लॉजिक से रेजिस्टेंस भी हर एक वायर का, पूरी वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R था, तो 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देने की वजह से हर एक छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो गया। आर यू गेटिंग? अब इन 5 वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जस्ट इमेजिन करो ये ऐसे 5 वायर्स को अब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया एंड एक सर्किट जोड़ दिया इधर। अब आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको R डैश बोला है उन्होंने। ठीक है, अब अभी अगर ये 5 वायर्स है आपके पास, तो R1, R2, R3, R4, R5, they all will be equal, and what will be the resistance of each of those wires? Each of those wires will have resistance R/5. Are you getting? ये मैं आपको सम के हिसाब से पूरा समझा रहा हूँ। तो हर एक वायर की रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R1 से लेके R5 तक, और हर एक का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। और अब आगे क्या बोला है? If R dash, now these parts are connected in parallel. If the equivalent resistance is R dash, then find this ratio. Ratio बाद में फाइंड करेंगे, हम पहले equivalent यानी total resistance ढूंढ लेते हैं। They are connected in parallel, तो parallel combination का फॉर्मूला क्या है? 1/RP is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5, राइट? अब इन्होंने इक्विवेलेंट आरपी मतलब क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है दैट इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R डैश, तो ये फॉर्मूला लिखा, और बाद में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी को R डैश लिख सकते हैं उनके हिसाब से। अब आप 1/R1 1/R2 के लिए क्या सब्सटीट्यूट करोगे?
ध्यान से देखो, हाउ मच इज R1? R1 is R by 5, R2 is R by 5. If R1 is capital R by 5, how much will be 1 upon R1? 1 upon R1, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे. If R1 is R by 5, 1 upon R1 will be 5 by R. Ready? फिर 1 upon R2, 5 by R. 1 upon R3. सब में ये R by 5 का रेसिप्रोकल होते जाएगा, क्योंकि इधर 1 upon ये वैल्यूज है. Get it? And then डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन. न्यूमरेटर सारे ऐड हो जाएंगे और 5 जो है आपको दिख रहा है इधर 5 बार ऐड होगा तो वो हो जाएगा 25. और अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश. अभी हम ये R ऊपर भेज सकते हैं एंड फाइनली यू गेट द रेशियो एज 25/1. तो इसमें ये आपको 3 इक्वल पार्ट्स के लिए पूछ सकते हैं, 7 इक्वल पार्ट्स के लिए पूछ सकते हैं. आपका काम है, अगर लेंथ के जितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस के भी उतने इक्वल पार्ट्स होंगे. तो आपको हर एक वायर का फिर रेजिस्टेंस कैपिटल R अपॉन वो नंबर लिखना होगा. उसके बाद ये वैल्यूज ऐसे गिवन करके लिखनी है. एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये फॉर्मूला में फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इससे आपको ऐसे रेशियो मिल जाएगा. तो फर्स्ट सम इज ओवर और इसका जो आंसर आता है वो है 25/1 और जस्ट 25, जस्ट डी ऑप्शन. रेडी? सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? डज नॉट रिप्रेजेंट. देखो सामने सब कल हमने फॉर्मूलाज भी लिख के निकाले थे, याद आना चाहिए. P इज इक्वल टू वी आई. अगर V की जगह IR लिखा हमने तो V की जगह अगर IR लिख दिया तो ये हो जाएगा I²R. और I के जगह आपने ओम्स लॉ से फॉर्मूला लिखा अगर V/R तो वो हो जाता है V²/R. सो VI और I²R और V²/R आर अलाउड. I²R is fine, VI is fine, V²/R is also fine. So this formula does not represent electric power. So I hope सबको ये क्लियर हो रहा है. अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ. रीड कीजिए. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. An electric bulb is rated 220 volt is rated 220 volt and 100 watt. 100 watt is what? Power. तो ध्यान से देखना कि आपको पावर और वोल्टेज दिया है. थर्ड सम क्या क्वेश्चन है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट हाउ मच विल बी द पावर कंज्यूम्ड. अब पावर यूजुअली डिवाइस की फिक्स होती है, लेकिन इधर अगर वोल्टेज ही कम कर दे तो पावर कंज्यूम्ड कम ही होगा, बट कितना. तो पावर और वोल्टेज में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमको ये सॉल्व करना होगा. तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने करंट का दिमाग में लाया तो वोल्टेज 220 और पावर 100 है तो करंट ज़्यादा रहेगा, पर वोल्टेज कम हो गया, पावर कम, तो करंट भी कम होगा. लेकिन कौन सी चीज़ रहेगी जो फिक्स रहेगी? वो है बल्ब. बल्ब नहीं बदलने वाला. और बल्ब जब फिक्स रहने वाला है तो बल्ब से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट वाज ओम्स लॉ. कैसे लिखा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू IR वेयर R इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. तो R कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या कि ये वोल्टेज और ये पावर के गिवन पर हम पहले R फाइंड करेंगे. तो इधर हम P1 लिख देते हैं और इधर V1 लिखते हैं. इन दोनों के डेटा से हम R ढूंढ सकते हैं और रेजिस्टेंस तो बल्ब का फिक्स ही रहेगा. फिर आपको पावर एक और नया दिया है, वो हो जाएगा P2 और रेजिस्टेंस पता रहेगा. फिर आप V2 वोल्टेज दूसरा दिया तो V2 दिया है और रेजिस्टेंस पता रहेगा, तो हम नया पावर कंज्यूम P2 निकाल सकते हैं. देखो कैसे, अगर नहीं समझा है तो वोल्टेज और पावर देने के बाद हमने रेजिस्टेंस क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यही चीज़ बल्ब की फिक्स रहेगी. इवन दो पावर या वोल्टेज कम हो जाए पर रेजिस्टेंस नहीं बदलता वायर का या बल्ब का. तो हम पहले
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्मूला से रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं. तो P1 और V1 लिख दिया. अब V1 स्क्वायर विच मीन्स वॉट 220 इंटू 220 अपॉन P1 इज 100. यहाँ ये जीरो कट, यहाँ ये जीरो कट. सो हाउ मच इज रेजिस्टेंस? So the resistance of the wire is 484 ohm. Resistance of the wire is 484 ohm of the bulb, and that won't change. और अब डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं. Now when it is operated on 110 volt, अब केस 2 बन जाता है एक्चुअली ये ऐसे, मतलब पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अब अगर वोल्टेज डायरेक्टली हाफ कर दे तो पावर कंज्यूम कितना होगा. तो अब वोल्टेज मालूम है और बल्ब वही है, इसलिए रेजिस्टेंस ये लिख देंगे. और कोई R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है. और अब इस डेटा से हमको पावर निकालना है विच इज़ P2. अब कितना पावर कंज्यूम होगा? सो अब पावर का फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम V स्क्वायर बाय आर. बस अब यहाँ पे P2 लिखना होगा. तो आई गेस सबको समझ रहा है कि बल्ब का वोल्टेज और पावर दिया है, तो ये वोल्टेज कम होने से पावर भी चेंज होगा, पर जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी हमने पहले वो ढूंढ ली, ताकि इसका यूज़ फिर आगे वाली कंडीशन में यूज़ किया जाए. तो हम सॉल्व करेंगे. V स्क्वायर इज 110 इंटू 110 अपॉन 484. तो अब कैसे इसका आंसर आएगा देखते हैं. अब ये 11 के टेबल में आने वाले. 11 10 जा 11 4 जा 44, फिर 4 गॉट इट. देन 11 4 जा, फिर 11 10 जा, यहाँ पे 2 2 जा 2 5 और ये 2, ये भी 5, और आंसर आता है 25. दैट मीन्स व्हाट? द न्यू पावर कंज्यूम्ड इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ, पावर बिकम्स 1/4. तो कोई यहाँ से रिलेशन डिराइव नहीं करते बैठना है हमको, बस आंसर से मतलब रखो और कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या ये देखो. तो याद रखना, वोल्टेज कम हो तो पावर भी कम होगा कंज्यूम्ड, पर एक डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर, वायर के अंदर का नेचर होता है ये प्रॉपर्टी, जिसका वो एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते. हाँ, लेंथ एरिया ठीक है, लेकिन एक बल्ब फिक्स है तो आप रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा, ये ध्यान रखना है. और इस हिसाब से हमने ये भी थर्ड सम फिनिश कर लिया. आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ. रीड करो ध्यान से. There are two conducting wires. आपसे एक क्वेश्चन रहेगा ये पहले तो, that they have same material. ध्यान रखो, they have same length, they have equal diameter. What this sentence indicates? Which property of the two wires will be same when they have same material, same length and same diameter? याद करो कौन से फैक्ट, किस प्रॉपर्टी के फैक्टर्स ये रहते थे? नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ और डायमीटर मतलब थिकनेस. बट ऑब्वियस इट इज रेजिस्टेंस. तो अगर दो वायर का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, यानी उनका रेजिस्टेंस सेम होगा. ध्यान रखो, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ और डायमीटर मतलब थिकनेस. वायर का डायमीटर मतलब थिकनेस होता है. सो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ two wires be R. Let the resistance of two wires be R. क्यों दोनों के रेजिस्टेंस को एक ही अल्फाबेट दिया है? बिकॉज दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है. ये इतने सब डिटेल में पढ़ने से मालूम पड़ जाता है. नाउ दीज टू वायर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल. एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो मान लो वो 220 वोल्ट सप्लाई में एक बार इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में. क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? अब हीट प्रोड्यूस्ड बोला है तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला यूज होने वाला है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेट HS be the ratio, just a minute. तो HS ये लिखा जाएगा for the heat energy produced in series combination and HP will be the heat produced in the parallel combination.
अब देखो कि यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला है एंड रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल इसी तरह से पूछा है, तो हम डायरेक्टली रेशियो से शुरुआत कर देंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं. द फर्स्ट वन वॉज वी आई टी, द सेकेंड वन वॉज आई स्क्वायर आर टी एंड द थर्ड इज वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. अब करंट के फॉर्मूलाज कैंसिल हो जाएंगे. वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूलाज ऑफ करंट. क्यों? कि करंट का यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ बोला है 2 वायर है जिनका नेचर सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सेम हो गया एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस बट वंस इन सीरीज एंड वंस इन पैरेलल. तो आई कहाँ से ढूंढोगे? करंट अलग अलग रहता है सीरीज और पैरेलल में, तो आई वाले फॉर्मूलाज कैंसिल. तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. तो यहाँ लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर एस. क्यों? दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का लिखना होगा इंटू टी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी. अब वी स्क्वायर कट हो जाएगा. क्यों? दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. और फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर दोनों या डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो वो कट हो जाता है और टी भी कट हो जाएगा. ये आपको इग्नोर करना है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करंट पास हो रहा है. यहाँ पर अभी वो टाइम का डेटा ढूंढते बैठोगे तो कर ही नहीं पाओगे आप, और टाइम का कुछ मेंशन भी नहीं है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना है कि दोनों में सेम टाइम के लिए करंट पास किया था. और अब आखिरी पार्ट जो बचता है वो है ये आर पी ऊपर जाएगा. ये ऐसे होता है, देखो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इनमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि ये ऐसे मल्टीप्लाई होने वाले होते हैं. पर दोनों का अगर न्यूमरेटर सेम दिख जाए या डिनोमिनेटर सेम दिखे तो आप कट भी कर सकते हो. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऐसे न्यूमरेटर कट हो गए तो डी ऊपर चला जाएगा, यानी ये आर पी जो है ये वी के जगह पर आ जाएगा अपॉन आर एस. तो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए दूसरा तरीका एक बता देता हूँ, फिर वो स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करोगे. पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने ये वी और आर और टी का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि आई का यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है. तो एच एस मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज लिखना होगा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी. ठीक है. अब जब हम डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेसिप्रोकल करना होता है. ये मल्टीप्लिकेशन किया तो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा और टी का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. इस तरफ के सभी का रेसिप्रोकल होता है. और आप देख सकते हो वी स्क्वायर कट टी भी कट. व्हाट इज द फाइनल आंसर? दैट एच एस अपॉन एच पी मीन्स द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन to the ratio of heat generated in parallel combination is equal to Rp upon Rs is equal to Rp upon Rs. लेकिन अब इधर तो ऑप्शन सब नंबर्स में है, यानी ये आंसर नहीं एक्सेप्टेड होगा. और अब आपको Rp और Rs की भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी. तो देखो Rs कैसे ढूंढेंगे. Rs का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 और यहाँ पे दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस एक ही लिखा है हमने लेटर. क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर, सेम लेंथ, सेम डायमीटर. सो दोनों का रेजिस्टेंस आर ही है. तो अब हम आर एस मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बाय द मेथड कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, और वो आ गया 2 कैपिटल आर. और इसी पैरेलल के फॉर्मूला से हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अब ढूंढ रहे हैं. सो 1 अपॉन आर पी विल बी 1 अपॉन आर वन, इट इज़ 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर. न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन आर. सो 1 अपॉन आर पी इज 2 अपॉन आर. रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है कैपिटल आर अपॉन 2. तो देख सकते हो ये एमसीक्यूज दिखने में एमसीक्यूज है, लेकिन एक एक अच्छे से अच्छे सम्स बनाए उन्होंने और आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी होगी. तो फिर से एक बार दोनों वायर के रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोला क्योंकि उन्होंने शुरुआती सेंटेंस में वो वैसे गाइड किया हुआ है. उसके बाद हीट जनरेटेड, रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड क्वेश्चन था तो शुरुआती डायरेक्ट हीट जनरेटेड से की. करंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है इसलिए वी आर और टी में फॉर्मूला यूज़ किया.
सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बाकी वोल्टेज तो टोटल सेम ही होता है, टाइम सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मान लेते हैं करंट पास किया, वो आपको अज्यूम ही करके चलना है और कुछ रेफरेंसेस नहीं दिए इसके लेकर, डायरेक्टली कट। और उसके बाद ये आरपी ऊपर चला जाएगा, आरएस नीचे। सो फाइनली द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द हीट जनरेटेड इन पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अब हमको एक्चुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज की वैल्यूज निकालनी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो आर एस निकाला, R1 प्लस R2, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, 2 कैपिटल R। और आर पी के लिए पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके R1 और R2 की जगह R ही सब्स्टिट्यूट किया, और आर पी का फॉर्मूला आया है R/2। एंड नाउ विल गेट द आंसर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू RP अपॉन RS। करेक्ट, देख सकते हो रेशियो। और अब RP का वैल्यू कैपिटल R/2 और RS का वैल्यू 2 कैपिटल R। अब ये सिर्फ इतना टर्म है तो इसको अपॉन 1 लिखता हूँ ताकि ये वापस A अपॉन B डिवाइडेड बाय C अपॉन D होगा, और इसमें R कट, और आंसर आएगा 1/4। और जिनको ये दिक्कत लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ आप ये वाले मेथड से करो। RP का ये वैल्यू था, डिवाइडेड बाय RS का ये था, क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सामने रेसिप्रोकल, ये कट, एंड आप देख सकते हो आंसर सेम आया। सो बस एक रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, यहाँ पर सिर्फ ये A अपॉन B था और सिर्फ नीचे C आया था, तो इसलिए अपॉन 1 लिखा मैंने। अब न्यूमरेटर में दोनों के कुछ सेम है तो कट हो सकता है, यहाँ पे जैसे कट हुआ, और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होने वाला है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए मतलब 1 ऊपर गया, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। एक्सट्रीम्स ये मल्टीप्लाई होते हैं और मीन्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर आता है 1/4। एंड फॉर दैट हेंस द ऑप्शन इज, पहले इसका टिक कर लेते हैं, इसका आंसर डी आया था, एंड अब इसका आंसर आया अपना 1/4 विच इज सी ऑप्शन। बट दिस, तो ये 4 MCQs भी अच्छे खासे हैं, 3 बोल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड। देन ये याद करो क्या था, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। 1 मिनट में डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, व्हाट कुड बी द डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। याद करो, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट, voltmeter is used to measure potential difference in the circuit, right? Ammeter is connected in series in to all devices, but voltmeter is always connected in parallel to the resistor or the particular device over which it is to be measured. इनको लेकर भी एक गिव रीजन है, मैं अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा जब हम सर्किट डायग्राम्स देखेंगे। एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इस पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाई एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर जो भी टेस्ट के बाद होगा, बट टेस्ट के लिए कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, आप ये लर्न करके रखो। एंड वोल्ट मीटर हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस। ओके, और वो नोट्स में भी आपको मेंशन करके दिए हुए थे मैंने ये पॉइंट्स, तो आपको ये समझ के लेना है। सो दिस विल बी डिस्टिंग्विश, एंड आप आगे पढ़ते हैं। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट पैरेलल। 6th मैंने अच्छे से सम कवर करवाया हुआ है। देन 7th एक ग्राफ बेस्ड है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, तो ये एक सम पेंडिंग रह जाएगा, ध्यान रखना। देन 8th हो गया है, 9th हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ, विच इज सम नंबर 10, और 10 और 12 कनेक्टेड सम्स है, तो वो आज कवर होने वाले हैं। दोनों सम आप 1 मिनट में मैं चाहता हूँ पढ़ लो ताकि आपको क्लियर हो कि टाइप सेम है करके। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्टेज लाइन। कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करने होंगे इतने रेजिस्टेंस वाले, सो दैट इतना करंट ही फ्लो होना चाहिए ऑन अ 220 वोल्टेज लाइन। और 12th देखो, several bulbs are designed to be used on a 220 volt supply
and they are rated 10 watt each. How many lamps, how many resistors can be connected in parallel across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current, इधर भी मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होना चाहिए, इधर भी मैक्सिमम करंट इतना ही फ्लो होना चाहिए. बस ये रेजिस्टर्स बोला है और ये बल्ब बोला है. यहाँ पे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया है, इधर बल्ब का पावर दिया है. तो ये टाइप फिक्स है कि ये नंबर ऑफ डिवाइसेस का एक फॉर्मूला बना के दूंगा. जैसे मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में 9th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का लिख कर दिया था एक फॉर्मूला, ठीक है. उसका भी यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस के हिसाब से अब ये दो सम्स कर लेंगे. तो इस टाइप के सम्स को डील करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिवाइसेस. अब यहाँ पे डिवाइसेस वो रेजिस्टर्स होंगे या बल्ब्स होंगे, कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है टोटल करंट अपॉन करंट कंज्यूम्ड बाय ईच डिवाइस. टोटल करंट अपॉन करंट कंज्यूम्ड बाय ईच डिवाइस. अब ये इतना सिंपल फॉर्मूला है और ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के लिए वर्क करेगा और ये क्वेश्चन भी पैरेलल के लिए ही पूछा जाता है. अब आप कहोगे ये कैसे, मतलब टोटल करंट तो हमको पता है 5 एम्पियर होना चाहिए और हर एक डिवाइस का करंट कंजम्पशन से हमको कैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस मिल पाएंगे. एक फॉर एग्जांपल देखो, ये 3 डिवाइसेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके. और तीनों का रेजिस्टेंस जब सेम होता है, तीनों का रेजिस्टेंस जब सेम होता है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा. तो आपको अगर कहा जाए मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है और हर एक डिवाइस 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, एम्पियर हटा देता हूँ, तो आपको अगर इतना मालूम है कि टोटल करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है और हर एक डिवाइस 2 एम्पियर करंट यूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो जाएंगे, 3. अब 3 आपको इधर मालूम था, ठीक है, लेकिन हमने डिवाइड करके भी निकाला. पैरेलल में यही कंसेप्ट है कि जब आपको टोटल करंट और हर एक डिवाइस का, यहाँ पर बल्ब्स रेजिस्टर्स सब एक ही डिवाइस है, तो पैरेलल में इनमें करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब मिलाकर टोटल हो जाएगा. तो टोटल करंट आपको इन दोनों सम्स में 10th और 12th में दिया है. सो दैट द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर. आपको खाली हर एक डिवाइस का कितना करंट रहेगा वो ढूंढना है और टोटल वाले से अगर इसको डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस मिल जाएंगे. तो ये पैरेलल में ही पॉसिबल है कि करंट इक्वली डिवाइड हो सकता है और वो जब कंबाइन हो जाएगा तो टोटल इन सब का एडिशन ही आएगा और इसीलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लिकेट लगा तो आप खाली फॉर्मूला याद रखो और आप देखो 10th और 12th एकदम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 10th का भी डेटा लिखते हैं. हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स. तो यहाँ पर जो डिवाइस है वो है रेजिस्टर्स. How many resistors should be connected in parallel, each of resistance 176 ohm. तो जो भी आपको रेजिस्टर्स दिए गए हैं यहाँ पर, उन सबका रेजिस्टेंस 176 ओम है. How many of them should be connected in parallel so that they could carry, all together they could carry 5 ampere current on a 220 voltage line. तो हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज भी 220 होगा क्योंकि पैरेलल में अगर टोटल वोल्टेज 220 है तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज 220 होता है. ये आपको मैंने पैरेलल का एडवांटेज पॉइंट लिख कर दिया था, दैट वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट इज डिफरेंट. तो रेजिस्टेंस और अब वोल्टेज आपको मालूम है और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी रेजिस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो नंबर ऑफ डिवाइसेस की जगह अभी हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल करंट अपॉन current consumed by each device, right? This will be the formula. और अब हमको सिर्फ हर एक डिवाइस by each रेजिस्टर लिखना पड़ेगा. सॉरी, अभी हमको सिर्फ हर एक रेजिस्टर कितना करंट कंज्यूम करेगा वो ढूंढना है क्योंकि टोटल करंट तो दिया हुआ है. हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर, दैट इज द टोटल करंट ऑन अ 220 वोल्टेज लाइन. तो अभी हम सिर्फ डिनोमिनेटर ढूंढेंगे और ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस फार्मूला को इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बोल सकते हैं हम. और अब देखो हर एक रेजिस्टर का आपको रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर से हम इजीली I ढूंढ सकते हैं. वोल्टेज 220 दिया है, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच इज 176 ओम
एंड देयरफॉर 176 नीचे जाएगा, एंड देयरफॉर करंट कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर इज 220 अपॉन 176. कुछ स्टूडेंट्स ढूंढते बैठते हैं किसने पूछा है करंट, फॉर्मूला का पार्ट है तो फॉर्मूला में खाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज इट इज ये वैल्यू, फाइंड क्यों करते बैठना है, आ रहा है समझ में? सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड द करंट ऑफ ईच रेजिस्टर. और अब हम सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू टोटल करंट, याद रखो टोटल करंट वॉज 5 डिवाइडेड बाय करंट कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर. हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज उतना ही होगा, रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टर का इतना दिया हुआ है. हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम ईच शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट, मतलब वो टोटल करंट होता है ऑन अ 220 वोल्टेज लाइन. करंट यहाँ लिख देंगे 220 अपॉन 176, यहाँ मल्टीप्लाई करके उल्टा लिख देंगे इसका, और ये उल्टा लिख देने के बाद अब आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं. 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, फिर 2 0, फिर 4 ज़ा 20, एंड उसके बाद 44 और 176 डायरेक्टली कट होते हैं. 44 1 ज़ा 44 4 ज़ा. तो सम की साइज देखो, ये फॉर्मूला और रेजिस्टर का ये दो डेटा दिया था, इससे करंट ढूंढ लिया हमने, वो भी फ्रैक्शन में, और सीधे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ढूंढ सकते हैं आप इस फॉर्मूला से, और आंसर आता है 4. आई होप सबको ये सम क्लियर हुआ है. अब इस 10th सम के बाद हम 12th की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसको इसी तरह से करना है. रीड कीजिए. इलेवेंथ बाद में होने वाला है, तो याद रखना आपको. 12th, several electric bulbs designed to be used on a 220 voltage supply line are rated 10 watt. तो इस बार बल्ब्स को लेकर बात की गई है. Each are rated 10 watt and connected to a 220 voltage supply line. Correct? No? आगे हर एक बल्ब का ये डेटा दिया है, और अब क्वेश्चन है हाउ मेनी लैम्प्स यानी बल्ब से समझ जाओ शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. जैसे यहाँ पर हाउ मेनी रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू वायर ऑफ 220 वोल्टेज इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज दिस मच. तो अभी हम नंबर ऑफ बल्ब्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे. क्या रहेगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ बल्ब्स के लिए फॉर्मूला रहेगा टोटल करंट अपॉन करंट कंज्यूम्ड by each bulb. और दिस ये फॉर्मूला जो इन जनरल आपको यहाँ लिख कर दिया मैंने, यही आपको यूज करना है. अब टोटल करंट तो आपको पता है 5 एम्पियर है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता. न्यूमरेटर हमेशा क्लियर है. नाउ यू ओनली वांट टू फाइंड द करंट कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब. अब बस जैसे लास्ट सम में हमने करंट कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर के लिए, बिकॉज रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया था, हमने V इज इक्वल टू आई आर के जरिए आई ढूंढा. पर अभी सर बल्ब में आपको पावर और वोल्टेज दिया है, तो कैसे ढूंढोगे आप करंट कंज्यूम्ड आई, कैसे फाइंड करोगे? पावर और वोल्टेज दिया है तो फॉर्मूला विल बी P इज इक्वल टू वी आई. अब ये फॉर्मूला से आप इजीली करंट कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब ढूंढ सकते हो. सो पावर 10, वोल्टेज 220 इंटू आई, एंड देयरफॉर करंट कंज्यूम्ड ये कट, और आई का आंसर मिला 1/22 एम्पियर. फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब फ्रॉम 1 फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी हाउ मच देन? द नंबर ऑफ बल्ब्स फॉर्मूला इज टोटल करंट डिवाइडेड, ये वाला तरीके से नहीं, डिवाइडेड बाय द करंट कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब. करंट कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब इज 1/22, और इस तरीके से डिवाइडेड का मल्टीप्लाई करने से ये रेसिप्रोकल हो गया, एंड आंसर यू गेट इज 110. आई होप सबको ये सम भी क्लियर हो गया. अभी सेम टाइप, बस डेटा कुछ थोड़ा अलग दे रहे हैं तो करंट ढूंढने के लिए फॉर्मूला अलग यूज हो रहा है, अदरवाइज ओवरऑल फॉर्मेट इज सिमिलर. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द 12th सम. अब आज के लिए ये लास्ट सम कवर करेंगे 13th. अब कौन कौन से सम्स बाकी है मैं पहले यहाँ पे लिख के देता हूँ, ताकि आपको पढ़ाई करते वक्त दिक्कत ना आए.
एक्सरसाइज का 11th एंड 14th, 11th 14th और एक ग्राफ बेस्ड 5th भी हो गया, थियोरेटिकल था, 7th बचा सिर्फ। ओके, ये एक्सरसाइज के 3 सम्स मैंने स्किप किए हैं। एक सॉल्व एग्जाम्पल जो कि सर्किट डायग्राम बेस्ड है, वैसे एक क्या 5-10 लेने वाला हूँ मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, वैसे सर्किट डायग्राम वाले बेस्ड, विच इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12.9 ये एक, और ये टेक्स्ट पेज नंबर देखिए 217, इन टेक्स्ट पेज नंबर 217 पे 2 सम्स हैं जो अभी भी कवर कराने बाकी है, विच इज दिस 4th वन, पेज नंबर 216, पेज नंबर 216, इन टेक्स्ट सम नंबर 2nd and 4th। ओके, अगर इन केस मैंने टेस्ट सैटरडे को डिले कर दिया इन केस, तो ये सम्स कल ही दिन होंगे और आपको फिर पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना होगा, ध्यान रखना। तो 3 सर्किट डायग्राम तो मैं बाद में लेने वाला हूँ, नो डाउट, उसका अभी नहीं होगा डिस्कशन। फिर ये 2, तो 5 सम्स एटलीस्ट पॉसिबल है एक सेशन में कवर करना, तो माइट भी मैं सोचूंगा उस बात से, और आपको एक दिन और पढ़ाई के लिए भी मिल जाएगा। सो विल ट्राई, एंड आज शाम तक मैं अपडेट ग्रुप पे कर दूंगा कि सैटरडे हो सकती है टेस्ट। ओके, तो देखते हैं ये सब कैसे होगा। और ये एक्सरसाइज का एक सम वो मैंने लिख दिया था अभी। तो अभी के लिए आज के सेशन का ही लास्ट, आज ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट सम्स कवर किए हैं, तो आपको इतना सब दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी मूव ऑन टू 13th सम, बहुत ईजी है समझने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट, आप रीड कीजिए 1 मिनट में। So the next sum is a hot plate of an electric oven is connected to a 220 voltage line and has got 2 resistance coils. तो coil की ज़रूरत होती है हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड दोनों coils का रेजिस्टेंस 24 ओम है। सो विल राइट दैट डेटा, सम नंबर 13। तो R1 is equal to R2 and they both have resistance of 24 ohm. Got it? आगे बढ़ते हैं। Now next step is which may be used separately, in series or in parallel। ध्यान से 3 केसेस देखो। तो एक बार उन दोनों कॉइल्स को सेपरेटली कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्टेज लाइन में, एक बार उन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट हुआ है, और एक बार पैरेलल में। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस, व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। सो याद रखो विच में बी यूज सेपरेटली, 1 केस सीरीज, 2nd केस इन पैरेलल, 3rd केस। और वैसे में कनेक्ट करने का हर एक केस में करंट कितना ट्रैवल होगा ये पूछा है। तो हम केस 1 से शुरुआत करते हैं। केस 1, लेट अस कंसिडर दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल वोल्टेज तो 220 रहेगा और आपको करंट ढूंढना है, टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। और सीरीज पैरेलल के सम्स में मैंने पहले भी बोला आपको कि टोटल रेजिस्टेंस पहले ढूंढना रहता है। तो R1 प्लस R2 वो हो जाएगा 48 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। और अब हम V इज इक्वल टू आई आर से, V 220 दिया है, I फाइंड करना है, इंटू R इज 48। therefore how much will be the current, 220 upon 48, and just a minute, आंसर आता है 4.58। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है इतना करंट फ्लो होगा। नाउ लेट्स कंसिडर सेकंड केस, if these two coils are connected in parallel, how much current will flow through them? So ये parallel का short form। अब parallel में कनेक्ट करने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस पहले ढूंढना है ताकि V मालूम है और पैरेलल का भी टोटल रेजिस्टेंस मालूम पड़ गया तो फिर हम करंट ढूंढ सकेंगे। तो अब हम पैरेलल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए।
व्हाट विल बी 1/24 प्लस 1/24, 2/24, राइट. और अब ये कट होगा एंड देयरफॉर RP will be 12. So when they are connected in parallel, overall resistance कम हो गया. When they are connected in series, overall resistance बढ़ गया तो कम करंट पास होगा, राइट. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होगा. बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका भी हाफ हो गया तो करंट और ज़्यादा फ्लो होगा इसमें. सो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज 220, I इंटू R, total resistance is 12. Got it? So current will be 220 upon 12, which will be 18.3 ampere. इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा अगर इन दो कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो. एंड द लास्ट केस, इफ दीज आर कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली, हाउ मच करंट विल फ्लो इन दैट केस. अब सेपरेटली बोला तो भी दोनों कॉइल्स तो सेम है. अगर सेपरेटली में उन्होंने अगर R1 और R2 अलग अलग दिया होता तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे V इज इक्वल टू IR1 और V इज इक्वल टू IR2, और उसके ज़रिए इन कॉइल्स के थ्रू कितना करंट फ्लो होता है ये अलग अलग ढूंढना पड़ता. पर R1 और R2 सेम ही है, एक के लिए सॉल्व करने के बाद आप दूसरे के लिए भी वही लिख सकते हो. सो V 220 I ढूंढना है एंड रेजिस्टेंस इज 24. करेक्ट, क्योंकि हर एक कॉइल का रेजिस्टेंस उतना ही था. और अब बोला गया इफ दे आर कनेक्टेड सेपरेटली, तो सेपरेटली मतलब एक केस ये पकड़ना है और दूसरा केस R2 के लिए अलग, लेकिन वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर तो वही आएगा. तो वोल्टेज यही होगा हर एक के अक्रॉस, एंड सिर्फ R1 एक कनेक्टेड है और दूसरी तरह से R2 कनेक्टेड है, तो उसको ना ही सीरीज ना ही पैरेलल बोलते हैं, वो सेपरेटली है कनेक्टेड. तो तब हम ये इस तरह से सॉल्व करके 220 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो आंसर आएगा 9.16 ampere. So if they are connected separately, the current through each coil will be 9.16 ampere. If they are connected in series, the current overall will be 18.3, and if they are connected in series, current overall will be 4.58 ampere. तो ये बहुत इजी सम है, बस ये तीन अलग अलग केसेस के जरिए आखिर यूज तो ओम्स लॉ हो रहा है और सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला. तो ये और अच्छा सम है जो आज कवर हो गया. तो लगभग टेस्ट सैटरडे को प्लान करेंगे और फिर उसके हिसाब से ये चैप्टर ही पूरा ख़त्म होना बेटर होगा. सिर्फ सर्किट डायग्राम वाला एक सम पेंडिंग रखूँगा क्योंकि वो असाइनमेंट्स के साथ मैं एक साथ लेना चाहता हूँ. उसके अलावा बाकी सम ख़त्म कर देंगे कल के दिन में. सो इतना सारा आज प्रिपेयर सॉल्व करके रखिए. आज होमवर्क भी चेक होगा आपका इतने सारे सम्स को लेकर. ठीक है, थैंक यू.